नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के बीच कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर उतरकर मार्च किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जो जेल से जमानत पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि एक जांच एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित कर दिल्ली बुलाया गया है। ये लोग खुलेआम एजेंसी पर दबाव डाल रहे हैं। ईडी द्वारा धन शोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि सोमवार 13 जून को सत्येंद्र जैन का ईडी रिमांड का आखिरी दिन था। बता दें कि धन शोधन मामले में 30 मई की रात को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। कुवैत सरकार ने 10 जून को कुवैत के फाहील इलाके में नवाज के बाद पैगंबर टिप्पणी मामले में भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले भारतीयों समेत सभी अप्रवासी एशियाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। इन सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। कुवैत के कानून के उल्लंघन के आरोप में सरकार ने इन सभी प्रवासियों के वीजा रद्द कर दिए हैं और निर्वासन केंद्र भेज दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर जारी विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दंगाइयों को जमकर फटकार लगाई है। नीतीश कुमार ने कहा कि जब बीजेपी ने एक्शन ले लिया है तो फिर इतने हंगामे की क्या जरूरत है। इस मामले में टिप्पणी करने वाले के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। इसके बावजूद अगर कोई बात हो रही है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज स्वाभाविक हो। असम में हुए कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस अपना खाता खोलने में भी नाकाम रही। चुनाव के परिणाम में बीजेपी की भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में भारतीय जनता पार्टी की सराहना की और चुनाव परिणाम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि असम के लोग पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं। इसके लिए असम के लोगों को धन्यवाद। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अर्निया सेक्टर एक बार फिर गोलियों से गूंज उठा। दोनों ओर से काफी समय तक हुई गोलीबारी ने सीमांत इलाकों में फिर से तनाव पैदा कर दिया है। बीएसएफ की ओर से आधिकारिक तौर पर बताया गया कि रविवार देर शाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश की गई। इस बीच बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर साजिश को नाकाम करते हुए घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का पुलिस बल दुनिया के विशालतम सिविल पुलिस बल में से एक है। हम अपने पुलिस बल को आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसमें इजराइल हमें सहयोग कर सकता है। फॉरेंसिक लैब्स की ताकत में भी इजराइल हमारा अच्छा सहयोगी बन सकता है। साल 2022 के पहले 5 महीनों के दौरान सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकियों को बड़ा झटका दिया है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में सक्रिय 160-180 आतंकियों में से 12 जून तक 100 आतंकवादियों को मार गिराया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि इस वर्ष के 5 महीने और 12 दिनों में मारे गए 100 आतंकवादियों में से 71 स्थानीय हैं, जबकि 29 विदेशी आतंकी हैं। ये सभी पाकिस्तानी नागरिक हैं। मारे गए आतंकियों में सबसे अधिक लश्कर-ए-तैयबा के 63 आतंकवादी, जैश-ए-मोहम्मद के 24 आतंकवादी, अंसार गजवातुल हिंद और आईजेके के 13 आतंकी शामिल हैं। सीबीआई ने असम में एक राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजना में कथित अनियमितताओं के संबंध में शिलोंग, गुवाहाटी, गुरुग्राम और बेंगलुरु में कई स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के कुछ अधिकारियों को हिरासत में लिया है। सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार अधिकारियों का बयान दर्ज किया जा रहा है।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आए छात्रों के लिए रूस से अच्छी खबर आई है। भारत में रूसी दूतावास ने छात्रों के लिए राहत भरी खबर सुनाई है। रूसी दूतावास मिशन के उप प्रमुख रोमन ने कहा कि भारतीय छात्र रशियन विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे। उनके अनुसार भारतीय छात्रों को रूसी विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा, जहां वे अपने संबंधित कोर्स के साथ पढ़ाई जारी रख सकते हैं।